साथियों का द लेबोरियस वर्ल्ड में मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं डेली यूपी पुलिस टारगेट प्रैक्टिस सेट चल रहा है तीसरा। इससे पहले आप दो प्रैक्टिस सेट आपको मिल चुके हैं। देखिए, इस चैनल का उद्देश्य केवल ये है कि आपके 37 प्रश्न जो यूपी पुलिस में आएंगे आप 37 के 37 सही करके आएँ और जुड़ जाइए इस चैनल से। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। यदि आप कर रहे हैं तैयारी किसी भी कंपटीशन की तो आपको जुड़ जाना चाहिए इस चैनल से। ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा फ्रेंड्स। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है बताइएगा ज़रा। तो जो मीनाक्षी मंदिर है फ्रेंड्स वो आपका है मदुरई में। ओके, कहाँ है? मदुरई में। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो आपका मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में है। ओके, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? जो कपिल मुनि ने प्रतिपादित की थी दार्शनिक प्रणाली वे है आपकी सांख्य दर्शन। ये ध्यान रखिएगा। और न्याय के हैं कौन? न्याय के हैं कौन? गौतम। न्याय के जो न्यायिक प्रणाली है दार्शनिक उसके गौतम हैं और जो योग प्रणाली है उसके पतंजलि हैं। ये ध्यान रखिएगा। ओके, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। चारों आप प्रणालियों से प्रश्न कहीं ना कहीं लेवल पर पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में सीता से क्या आस्य है? तो मौर्य काल में सीता से आस्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। जो राजकीय भूमि होती थी, जो गवर्नमेंट लैंड होती थी, उससे जो आय प्राप्त होती थी, उससे जो आय प्राप्त होती थी उसे हम कहते थे सीता। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो आपको पता होगा कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो 13वें शिलालेख में अशोक के जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जिसने पढ़ा है उस व्यक्ति का नाम है जेम्स प्रिंसेप। 1837 में इस व्यक्ति ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है। और अशोक के जो अभिलेख हैं वो 4 लिपियों में पाए गए हैं। कितनी लिपियों में? 4 लिपियों में पाए गए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी लिपियां हैं? वो ब्राही लिपि है, ये ध्यान रखिएगा, ब्राही लिपि। ओके, खरोष्टी, खरोष्टी ब्राही है, खरोष्टी है और यूनानी है। ओके, ध्यान रखिएगा, यूनानी। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो अभिलेख मिलते हैं इनके वो किस में मिलते हैं? ब्राही लिपि में मिलते हैं। और 2 अभिलेख ऐसे हैं जो खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। वे अभिलेख हैं शहबाजगढ़ी और मानसेरा जो कि पाकिस्तान में है इस समय। ओके, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इनके अभिलेखों को पढ़ा था। और अशोक के अभिलेखों के बारे में जो जानकारी दी थी 1750 में, जो खोज करी है वो 1750 में करी है टिफिन थेलर ने। ओके, और कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है पुरातात्विक भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। ओके, पुरातत्व जो विभाग है उसका पिता कहा जाता है ए कनिंघम को। ये बात अलग से याद रख सकते हैं। अगर आप इतनी बातें अलग से याद रखेंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत फायदा देंगे आपको। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंडोकोटस कहा गया है? तो सेंडोकोटस कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। ओके, सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसको नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नेपोलियन कहा जाता है किसको? भारत का समुद्रगुप्त को। ओके, और बिंदुसार को कहा जाता है अमित्रघात। क्या कहा जाता है? अमित्रघात, अमित्रघात कहा जाता है। इसको मद्रसार भी कहा जाता है बिंदुसार को, क्योंकि इसे दारू पीने का बड़ा शौक था साहब। ओके, और इसके बारे में साक्ष्य मिलते हैं क्योंकि ये व्यक्ति जो है, जो सीरिया के राजा होते हैं एंटियोकस प्रथम, उनसे 3 चीज़ें डिमांड करता है। क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो सूखी अंजीर, ओके, और एक मीठी शराब और दार्शनिक। वो 2 चीज़ें भेज देता है, सूखी अंजीर भेज देता है और मीठी शराब भेज देता है, और दार्शनिक नहीं भेजता है। ओके, ध्यान रखिएगा, इसका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है और इसको मद्रसार भी कहते हैं।
और इसने 3 चीज़ें मांगी थी सीरिया के राजकुमार से, 2 चीज़ें भेज दी थी, मीठी शराब भेज दी थी और सूखी अंजीर भेज दी थी, दार्शनिक नहीं भेजे थे। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, ये ध्यान रखिए, अशोक को प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय कहा जाता है। ओके, ये बातें आप ध्यान रखिए। देखिए, एक प्रश्न के अंदर से आपको 4-4 प्रश्न बताए जा रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स। सिकंदर भारत में कुल कितने महीने रहा? तो सिकंदर भारत में रहा केवल 19 माह। कितने माह? 19 माह रहा। और आपको पता होगा सिकंदर जो है वो फिलिप का पुत्र था। किसका? फिलिप का पुत्र था। किसका? फिलिप। ओके, मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था सिकंदर। अलेक्जेंडर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसका पुत्र था। और इसके जो शिक्षक थे सिकंदर के, वो अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। अरस्तु, ये वही अरस्तु हैं भैया जो जीव विज्ञान के, किसके? जीव विज्ञान के, बायोलॉजी जिसको हम कहते हैं, जीव विज्ञान के, जंतु विज्ञान के, पॉलिटिकल साइंस के फादर कहे जाते हैं। वे इनके जो शिक्षक थे, सिकंदर महान को पढ़ाने वाले शिक्षक अरस्तु थे। ओके, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं अलग से। उत्तर प्रदेश में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पुराना है? तो आपको ध्यान रखना है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। ये स्थापित हुआ था 1887 में। और बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई है, BHU की स्थापना। और भैया जो आपका अलीगढ़ है यूनिवर्सिटी, इसकी 1920 में हुई है, ये बात याद रखिएगा आप। और बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की 1996 में हुई है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये 4 विश्वविद्यालय जो बड़े पॉपुलर विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के। और आपको ध्यान रखना है, इन सभी विश्वविद्यालयों में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, क्योंकि 1887 में, BHU 1916 में, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में, और बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1996 में स्थापित हुआ था। ओके, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है मेरठ में, ये ध्यान रखिएगा। ओके, मेरठ में है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है लखनऊ फ्रेंड्स, लखनऊ में है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहु विवाह व्यवस्था को आचरित करती है? यानी कौन सी वो जनजाति है जिसमें कई सारे विवाह किए जाते हैं? यानी वहाँ पर जो है आपने देखा होगा महाभारत में, यानी महाभारत के अंदर जो है आपको बहुपति प्रथा दिखाई देती है। बहुपति प्रथा मतलब एक महिला को एक से अधिक पति रखने का अधिकार। तो यहीं पर ये जाति है जौनसारी, जहाँ पर महिला एक से अधिक पति रखती है। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है कानपुर में। ओके, लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में। तो राइट आंसर है भाई कानपुर में। नेक्स्ट, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? शांत घाटी। यानी जब शांत घाटी की बात आएगी तो आप केरल बताएंगे मेरे भाई। और केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरल में है। और साथ ही साथ केरल के अंदर एक चीज़ और है, ये ध्यान रखिएगा, क्या? यानी लिंग अनुपात। यानी केरल में जो है लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से ज़्यादा है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो समुद्र जो हुआ है सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, कौन सी दवाई गिद्धों की विलुप्ति के लिए जिम्मेदार है? आपने देखा होगा कि पहले गिद्ध बहुत दिखाई देते थे, गिद्ध, परंतु अब गिद्ध दिखाई नहीं देते। उसका क्या कारण है आपको मैं बता दूं। उसका कारण क्या है मैं आपको बता दूं कि डिक्लोफिनेक नाम का एक दवाई थी। यानी कहने का मतलब जो पशु बीमार हो जाते थे तो उनको दवाई खिलाई जाती थी, इसको डिक्लोफिनेक की सोडियम की दवाई खिलाई जाती थी। जब वे पशु ख़त्म हो जाते थे तो वे दवाई
की वजह से, और बाद में जब गिद्ध इनका मांस खाते थे तो वो गिद्ध भी जो है बीमार होके ख़त्म हो गए। यानी गिद्धों की बीमारी या गिद्धों की समाप्ति में सबसे बड़ा कारण था डिक्लोफिनेक सोडियम का, क्योंकि अधिकतर जो पशु थे उनको ये दवाई लगाई गई थी और उनके मांस को जब उन गिद्धों ने खाया तो वो गिद्ध जो है हमेशा के लिए क्या हो गए, ख़त्म हो गए। जिन जिन गिद्धों ने खाया वो ख़त्म होते चले गए धीरे धीरे। ओके, तो इस तरीके से ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई इनकी, तो इसलिए अब गिद्ध दिखाई नहीं देते। ओके, तो ध्यान रखिएगा उस दवाई का नाम डिक्लोफिनेक सोडियम। ओके, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? देखिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आपको ध्यान रखना है झोप मंडल। सबसे निचली परत है झोप मंडल और सबसे ऊपरी परत है बहिर्म मंडल, ये ध्यान रखिएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत झोप मंडल बताइएगा, और सबसे जो ऊपरी परत है ओके तो बहिर्म मंडल बताइएगा, ये ध्यान रखिएगा ज़रा। और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओके, और समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाए जाते हैं, और बादलों का बनना गर्जन संबंधी जो बातें होती हैं वो झोप मंडल में होती है, ध्यान रखिएगा। बहुत बार प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है? तो ओजोन परत जो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, उस ओजोन परत में छिद्र का जो कारण है वो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें हैं। ओके, जो CFC कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? CFC, जो आपकी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो उसका बहुत बड़ा कारण है। ओके, ध्यान रखिएगा ज़रा। अब आपको करना है मिलान कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। आपको ध्यान रखना है नाथुला जो दर्रा है वो आपका सिक्किम में है, जोजिला आपका जो है जम्मू में है, और जो सिप किला है आपका हिमाचल में, माड़ा उत्तराखंड में। तो इसका सही मिलान आप समझ गए होंगे, पहले का दूसरा होगा, दूसरे का पहला होगा, तीसरे का चौथा होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट आपको पता होगा, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ओके, 8,848 मीटर। अब इसकी ऊंचाई और बढ़ गई है, 50 हो गई है, लेकिन ध्यान रखिए ऑप्शन में आती है तो ठीक है, नहीं तो 8,848 मीटर ध्यान रखिएगा समुद्र तल से, और ये नेपाल में है। ओके, कहाँ है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में, ये ध्यान रखिएगा। जिसे नेपाल में, जो नेपाल के लोग हैं माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? ध्यान रखिएगा, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, गंगा, गोदावरी, बताइए जल्दी से। तो नर्मदा और तापी आंसर है इसका, नर्मदा व तापी दिशा, ये पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। अधिकांश नदियां जो हैं पूरब दिशा की ओर बहती हैं, लेकिन ये नदियां नर्मदा, तापी ओके कहाँ बहती हैं? आपकी पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, नर्मदा और तापी, ध्यान रखिएगा। ये नदियां आपकी जो है किस दिशा में बहती हैं? आपको ध्यान रखना है, पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। ओके, किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन है? तो संसद का वर्णन है अनुच्छेद 79 में। ओके, 80 में है राज्यसभा का और 81 में है लोकसभा का वर्णन, और अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, और लोकसभा का वर्णन 81 में है, 80 में है राज्यसभा, 79 में है संसद। और संसद का जो निर्माण होता है वो 3 चीज़ों से होता है, ये ध्यान रखिएगा। संसद का निर्माण किससे होता है? राष्ट्रपति से। कैसे? राष्ट्रपति, ओके, राज्यसभा और लोकसभा, वह लोकसभा, इनसे मिलकर जो है आपकी संसद बनती है। तो संसद के कितने अंग हैं भैया? 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इनसे मिलकर संसद बनती है। किसी भी लेवल पर प्रश्न पूछा जाता है आप आंसर कर सकते हैं। यदि आप पहली बार हैं तो लाइक शेयर
जरूर करिए और जुड़िए इस चैनल से और जुड़वाइए लोगों को इस चैनल से। चलिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति में टोटल मिला के 7 लोग थे, आपको पता होगा। और जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे इसके अध्यक्ष। ओके, और 6 अन्य सदस्य थे इसमें। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस प्रदेश में लगा था? आपको पता होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा था और राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। जब राज्य की कानून व्यवस्था विफल हो जाती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 356 के अकॉर्डिंग। और सबसे पहले भारत में जिस राज्य में लगा उस राज्य का नाम है पंजाब। ओके फ्रेंड्स, चलिए, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती हैं? तो आपको ध्यान रखना है, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है। काहे के? सरफेस टेंशन के, यानी आपका जो ऑप्शन होगा वो बी सही है, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मानव के बाल और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो मानव हमारे बाल हैं और नाखून हैं उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है क्रेटीन। जो क्रेटीन है वो आपके बालों में और नाखूनों में और त्वचा में पाया जाता है। और कैसीन के कारण जो है, जो दूध होता है, आप जो भैंस का दूध होता है उसमें जो सफ़ेदपन होता है वो कैसीन के कारण होता है। ओके, ये बात भी आप अलग से ध्यान रख सकते हैं। और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिए। ओके, चलो, आम की वह कौन सी प्रजाति है जिसमें गुठली नहीं पाई जाती? चौसा है, दशहरी है, सिंधु है, अल्फांसो है। तो राइट आंसर है सिंधु। ओके, सिंधु आम की एक ऐसी प्रजाति है जिसमें गुठली नहीं होती। ओके, इसमें गूदा ही गूदा होता है भाई। ओके, लाल रक्त कणिकाओं का कार्यकाल कितना होता है? यानी RBC कहते हैं इनको अंग्रेजी में, RBC रेड ब्लड सेल। ओके, इनका कार्यकाल होता है 120 दिन, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखने वाली बात है, जो RBC का कार्यकाल होता है वो 120 दिन होता है। और एक होती है WBC। ओके, इसका मतलब होता है वाइट ब्लड सेल होता है, जिन्हें हम श्वेत रक्त कणिकाएं या कणिकाएं कहते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है 3 से 6 दिन के बीच का होता है, 3 से 6 दिन, 3 से 4 दिन। ओके, तो RBC का 120 दिन बताइए, इनका 3 से 6 दिन या 3 से 4 दिन के बीच पर टिक लगा दीजिएगा। आंसर में 3 से 4 दिन दिया होगा तो 3 से 4 दिन इज द राइट आंसर हो जाएगा WBC का। लेकिन यहाँ पे RBC पूछी गई है तो 120 दिन बताइएगा। ओके, चलो, पुलिस में सबसे छोटा पद होता है सिपाही का। ओके, सबसे छोटा पद जो है सिपाही का होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ा पद होता है DGP का। काय का? DGP का। ओके, पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ओके, पूरे राज्य में एक ही होता है और सारी पुलिस इसके अधीन होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जो कि एक IPS अधिकारी होता है। क्या होता है? एक सीनियर मोस्ट IPS अधिकारी होता है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? जो हम मानव हैं, ह्यूमन हैं, उनका जो अपना जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 98.6 फ़ारेनहाइट पैमाने पर होता है, 37 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर होता है और 310 केल्विन ये पैमाने पर होता है। 310 केल्विन पैमाने पर 37 डिग्री आपका सेल्सियस पैमाने पर होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट पैमाने पर होता है। तो 3 पैमाने हैं, ध्यान रखिएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6, सेल्सियस पैमाने पर 37 सेल्सियस और जो केल्विन पैमाना है उस पर आपका है 310 केल्विन। ओके, ध्यान रखिएगा तीनों पैमानों पर। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन। इस हार्मोन को हम लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? आपको पता होगा, नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है ये बहुत बार। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? आपको बताना है। तो जोनास सॉल्क ने करी थी पोलियो के टीके की खोज, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट,
अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्निशमन दिवस और 14 अप्रैल को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। ये बात भी आप याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? जैसा कि आपको पता होगा, सलीम चिश्ती संत थे, तो इनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। ओके, और निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, और मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ये ध्यान रखिए, चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे ये लोग। ओके, कागज़ पर लिखी पुस्तक कहाँ से प्राप्त हुई है? ये ध्यान रखिए, गुजरात से प्राप्त हुई है, और स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक खोजें जो हुई हैं वो गुजरात में हुई हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 1 मई को। ओके, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जुड़ जाइए इस चैनल से। इस चैनल का उद्देश्य आप लोगों को रोजाना 37 प्रश्न देने हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, और आप जुड़िए चैनल से। ओके, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।